5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कराएं तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कोशिश ये करें कि क्लास अंत तक लें तो समझ में आएगी। कल हमने आपकी प्रश्नावली 6 त्रिभुज के बारे में कुछ बताया था और जिन विद्यार्थियों ने पहले कल की क्लास नहीं ली है वो कोशिश ये करें कि कल की क्लास लें, तब इसे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी विद्यार्थी कल पढ़ने नहीं आए थे वो कल की क्लास को पहले लें तो आगे अच्छे से समझ में आएगा, तब इस क्लास को लें। हाँ जी, और यूट्यूब पर पढ़ने वाले भी विद्यार्थी अपने सामने पेन कॉपी लेके बैठा करें और जो भी बातें लिखाई जाती हैं उनको साथ ही साथ लिखें और अच्छे से तैयार करें। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, पहले ये इस बात पर विचार करें। तो कल हमने त्रिभुज की परिभाषा बताई थी पहले कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं और फिर त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर बांटा था। भुजाओं के आधार पर पहले समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा अलग हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर उसके बाद में बताया था न्यून कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर न्यून कोण, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 60 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी सर्वांग समता और समरूपता के बारे में, कुछ बातें की थी। सर्वांग समता की परिभाषा होती है 2 आकृतियां का आकार तथा रूप समान हो, आकार तथा रूप समान हो और एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करने पर एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले तो वे दोनों आकृतियां सर्वांग समाकृतियां कहलाती हैं। और समरूप आकृतियां होती हैं कि एक आकृति 2 आकृतियों का रूप समान हो और आकार कैसा हो, अलग अलग हो। आकार अलग हो और रूप समान हो तो वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कैसी आकृतियां कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। और 6.1 के बारे में बातें की थी। अच्छा, देखिए एक बात नोट लगा के लिखो, बहुत अच्छी बात है, लिखो। अच्छा, ये बात लिखा दी थी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समान होती हैं, लिखा दी थी? नहीं लिखाई? चलो इसको भी लिखाएंगे। तो नोट नंबर 1 डाल के लिखो। फिर तो लिखो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समान होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समान होती हैं। संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समान होती हैं। क्या हो गया? हाँ जी, बात समझ में आई? जो सर्वांग सम त्रिभुज होगा उनकी संगत भुजाएं समान होंगी और संगत कोण समान होंगे। नंबर 2 डाल के लिखो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान, संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं
तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। समानुपाती का अर्थ समझ रहे हो, समान अनुपात में होंगी, यानी कि एक त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात लेंगे तो वही अनुपात दूसरी भुजाओं के साथ में आएगा। सवाल करेंगे और आगे तब बात ये समझ में आएगी। ये बात फिलहाल लेखन याद करने वाली थी। अच्छा, एक और बात लिखो, एक और बात लिखो, सबसे अच्छी है इन तीनों में ये। सभी सर्वांग सम आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं है, सर्वदा सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं है, सर्वदा सत्य नहीं है। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई, समझाएंगे पुनः। माने बोला प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, यानी कि दो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम है। कैसी हैं? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम आकृति को हम समरूप कह सकते हैं। अब कैसे? देखो, कल मैंने बताया था आपको कि एक ही प्रकार के नोट सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसे एक नोट लिया मैंने 100 का और दूसरा नोट लिया 100 का, एक ही डिजाइन वाला, नया पुराना नहीं होना चाहिए, एक ही डिजाइन वाला, एक 100 का नोट लिया, दूसरा 100 का नोट लिया, तो बताइए दोनों कैसे होंगे? ये सर्वांग सम होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक नोट दूसरे नोट को पूरी तरह से ढक लेगा, तो सर्वांग सम होंगे। अच्छा, यही बात दोनों नोटों के ऊपर समरूप वाली अप्लाई करो। समरूप की क्या परिभाषा थी? जिनका रूप समान हो और आकार अलग अलग हो। अच्छा, दोनों नोटों का रूप समान है भाई, आकार अलग अलग हो, ठीक है, नहीं हो तब भी क्या कहलाएंगे? वो समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप। इसीलिए बात है नहीं पीछे से, इसीलिए प्रत्येक सर्वांग सम आकृति क्या कहलाती है? समरूप। क्या कहलाती है भाई? समरूप में तो केवल रूप समान देखना है, और सर्वांग सम में रूप भी समान होना चाहिए और आकार भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। बात समझ में आई? आएगा बात समझ में? तो सर्वांग सम के लिए तो दोनों बातें अप्लाई होनी चाहिए, रूप भी समान हो और आकार भी समान हो। समरूप के लिए तो केवल रूप समान हो। तो सर्वांग सम में रूप समान होता है, तो समरूप में केवल रूप समान होना चाहिए, इसीलिए प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप कहलाती है, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं है। अर्थात समरूप आकृति को सर्वांग सम नहीं कह सकते हैं। सर्वदा का मतलब सभी जगह, कछु जगह हो सकत है दो ऐसी समरूप आकृति कहवे कि जो दोनों दो समरूप आकृतियां हैं और सर्वांग सम हो, माने यानी कि वो सर्वांग सम कोई समरूप कहे तो समरूप हो गई, और कऊ जगह पे तो ऐसा करते हैं, लेकिन प्रत्येक जगह पे नहीं होगी। अच्छा, प्रत्येक जगह पे सर्वांग सम आकृति समरूप होगी। बात समझ में आई? तो मैंने अभी लाइन में लिखाया था कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य। बोलो, बात पल्ले पड़ी? समझ में आई ना आई? कि प्रत्येक सर्वांग। अच्छा, ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, प्रश्न में दिया होगा कि दो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है, तो हम समरूप भी कह सकते हैं। इस तथ्य के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? उसको समरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं? समरूप होती हैं। अच्छा, अब देखो, कुछ सर्वांग समता के नियम हैं और कुछ समरूपता के नियम हैं त्रिभुजों में। हम सर्वांग समता और समरूपता कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ त्रिभुजों में पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिभुजों में पहले सर्वांग समता देख लें। सर्वांग समता, त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम
कौन कौन से नियम होते हैं सर्वांग समता के। ठीक है, तो एक पहले नंबर पर नियम आता है भुजा 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 सर्वांग समता। हाँ, कुछ पहली बार नाम सुन रहे होंगे, परेशान ना हो। भुजा 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 सर्वांग समता। अच्छा, भुजा को शॉर्ट में साइड बोलते हैं, तो एस 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 सर्वांग समता भी कह सकते हैं। अब सही है, भुजा 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 का तो समस्या हो गई। लिखो, हेडिंग्स लिखें, ऐसे लिखें त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम। तो पहला नियम आता है भुजा 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 सर्वांग समता या एस 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 सर्वांग समता। लिखें जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ये कोष्टक में लिख लें, क्योंकि ये दोनों बात एक ही है। लिखे, लिखो, लिखो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हों, संगत भुजाओं के समान हों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। बात समझ में आई? एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो, संगत शब्द बोला है ना, तो संगत भुजाओं के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते। देखिएगा, जैसे कि आपके सामने एक त्रिभुज है कोई ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, बातें नहीं और इधर समझें। देखो, नियम समझना जरूरी है। यदि आपके ये नियम समझ में आ गए तो दिक्कत नहीं आएगी। नियम समझ में आ गए तो नियम आप खुद कर सकते हो। सर्वांग सम और समरूप आवश्यकता होगी प्रश्नों में करने की, सर्वांग सम करने होंगे, समरूप करने होंगे। अच्छा, ये सभी बातें आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं, लेकिन नहीं पढ़ के आए, वो कोरोना की वजह से नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कक्षा 9 की गणित में दी हुई हैं। ठीक है, देखिए, मैं कहूँ कि AB 4 सेंटीमीटर की है, BC 5 सेंटीमीटर की है और AC 6 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो। तो देखो, ये 4 की है तो ये कितने की होगी? ये और ये, तो ये भुजा 4 की, तो इस त्रिभुज की ये भुजा भी 4 की, ये 5 की, तो ये 6 की, तो ये 6 की। बात समझ में आई? तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। कैसे होंगे? अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? देखो, AB का मान काय के बराबर है?
पी क्यू के कितना 4 सेंटीमीटर। बी सी का मान काय के बराबर है क्यू आर के कितना 5 सेंटीमीटर। और ए सी का मान काय के बराबर है पी आर के कितना 6 सेंटीमीटर। तब हम क्या है तीनों भुजा बराबर हैं तो एस 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 सर्वांग समता से क्या लिखा करेंगे एस 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 सर्वांग। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम। त्रिभुज एबीसी। अब गौर से देखना ये बराबर का चिन्ह लगा के और ऐसे ये नहीं बनाने आएगा तो देखो 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 ये करके दिखाओ है ना बन जाएगा। ठीक है ये बराबर के ऊपर ऐसे नदी सी बहानी है तो काय का चिन्ह बन जाएगा सर्वांग सम का। तब कह पाएंगे आप त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। बात तो समझ में आई। तो ये सर्वांग समता का एस 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 सर्वांग समता नियम हो गया। समझ में आई बात। छाप लो बिना आवाज किए हुए आवाज नहीं करनी है। दिक्कत कोई ऐसे ही पढ़ाया आपके सामने ऐसे ही पढ़ाया होगा मैं क्या अभी रुको जरा सब्र रखो। देखिए अगला नियम आता है दूसरे नंबर पर लिखूंगा मैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा समझ लो बाद में लिख लेना तसल्ली से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो भुजा को एस कोण को एंगल एस सर्वांग समता एस ए एस अथवा इसको क्या बोल सकते हैं साइड एंगल सास। अच्छा लड़ने वाली सास में समझ है ना एस ए एस को सास बोल रहा हूं मैं है ना लड़ने वाली मत समझना तुम लड़की हो। अच्छा थप्पड़ पड़ जाएगा कैसे। इधर देखो एस ए एस सर्वांग समता। इसमें क्या होगा त्रिभुज कोई त्रिभुज है मैं फिर वही एबीसी और पी क्यू आर कैसे भी हो सकता है त्रिभुज है पी क्यू आर। हाँ हो जाएगी परेशान ना हो आप। देखिए दो भुजाएं समान होंगी। मैं कहूं ये भुजा 3 सेंटीमीटर की ये 5 सेंटीमीटर की और ये भुजा 3 सेंटीमीटर की ये 5 सेंटीमीटर की और इनके मध्य का एक कोण ये 60 का और ये भी कितने का 60 का। इसमें क्या है दो भुजाएं समान और उनके बीच का एक कोण। दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं समान और उनके एक बीच का कोण समान हो तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लिखो आप हेडिंग लिखें भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लिखो। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण किसके बीच का उन दो भुजाओं के है ना तथा उनके बीच का कोण एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण एवं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण तथा उनके बीच का संगत कोण संगत लिखना उनके बीच का संगत कोण बीच का संगत कोण समान हो
समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को SAS सर्वांग समता कहते हैं। SAS सर्वांग समता कहते हैं। बात तो समझ में आई। देखिए मैंने क्या कहा था, एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण, इन्हीं दो ये दो भुजाएं ना, इन दो भुजाओं के बीच का कोण तथा दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, कैसी भुजाएं? संगत दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते। देखिए यहाँ AB का मान काय के बराबर है? PQ के कितना? 3 सेंटीमीटर। कोण B बराबर है काय के? कोण Q के कितना? 60 डिग्री। और BC बराबर है काय के? QR के कितना? 5 सेंटीमीटर। तो दो तो भुजाएं और एक कोण। तो SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग समता त्रिभुज। ABC सर्वांग समत्रिभुज PQR। बात समझ में आ गई? छाप लो। अच्छा अब लिखिए तीसरा नियम। कोण भुजा कोण सर्वांग समता लिखो आप साथ ही साथ। बातें नहीं। कोण को ASA सर्वांग समता, इसको क्या बोल देंगे? आस। हाँ थप्पड़ पड़ जाएगा। आस कुछ नहीं बोलेंगे, ASA बोलेंगे। ठीक है। हाँ लिखो कोण भुजा कोण सर्वांग समता या ASA सर्वांग समता। बोल लिखा है, बोला क्या? कुछ नहीं। देखो आगे लिखेंगे इसमें, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट, एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा। हाँ लिखो, मैं समझाऊंगा मतलब क्या होता है। अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, ये लिखा हुआ अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट करने वाली भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण, तथा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण, दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा अंतर्विष्ट करने वाली भुजा समान हो, समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं।
तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को ASA सर्वांग समता कहते हैं। ASA सर्वांग समता कहते हैं। ASA सर्वांग समता कहते हैं। देखिए भाई, मैंने क्या कहा, एक त्रिभुज के दो कोण, तो देखिए कोई त्रिभुज है आपका ABC, इसके ये दो कोण पाते नहीं, इसके ये दो कोण और इनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा का मतलब इन दोनों कोणों से बनने वाली भुजा, ये लगा ना, एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, अर्थात उन कोणों को अंतर्विष्ट यानी कोणों पर बनने वाली भुजा। तो ये दो कोण हैं और इन कोणों पर कौन सी भुजा बन रही है, BC। तो BC भुजा समान होनी चाहिए, BC भुजा का मान पता होना चाहिए। तो दूसरा त्रिभुज के संगत दो कोण, तो संगत क्या हो जाएगा, ये QR, ये PQR कोई त्रिभुज है तो इसके दो संगत कोण Q और R, और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, QR। ये इतनी सी बातें बराबर होंगी, ये दो कोण और ये भुजा और ये दो कोण और ये भुजा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और ये कौन से नियम से होंगे, ASA सर्वांग समता से। तो देखिएगा, कोण B का मान पता है, काय के बराबर कोण मैं लिखूं 60, कोई भी लिख सकते हैं, है ना, ये लिखूं 50, ये 60 और ये कितना 50, और BC का मान 5 मानो तो QR का मान भी कितना होगा 5। BC बराबर QR का बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण C बराबर है कोण R के कितना 50 सेंटीमीटर। तो ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। समझ में आई बात, तो लिखें, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे कमेंट किया करें। लिखें, देखिए अगला लिखो, चौथे नंबर पर समकोण कर्ण भुजा नियम। अरे बातें नहीं, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता। ये बढ़िया भाई है, ये बोल रहा है ये कैसी है, बढ़िया भाई है। हाँ देखो, नहीं सुनिए, आज सुने वो RH, वो AAA सर्वांग समता नहीं होता है भाई, AAA समरूपता होती है। अभी हाल बात करेंगे इसके बारे में, हाँ अभी हाल बात करेंगे। AAA नहीं होता है, AAA समरूपता होती है, बात करेंगे अभी हाल ऐसा क्यों होता है। देखिए लिखो, समकोण कर्ण भुजा लिखा RHS, लिखो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज का, किसी एक लिखो, किसी एक, अरे एक लिख दो, एक में कहा, किसी एक समकोण त्रिभुज का, किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण, दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण, दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा संगत भुजा समान हो, संगत भुजा समान हो तो वह, तो क्या कोई संगत भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और इस नियम को RHS सर्वांग समता कहते हैं। RHS सर्वांग समता कहते हैं। बात समझ में आई? अब इधर देखो, मैंने क्या कहा था, समकोण। तो कोई कैसा त्रिभुज होगा? अरे बातें नहीं लगा पीछे से। समकोण त्रिभुज। तो दो आपके पास समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, मानो कर्ण का मान कितना है? 5। समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा लें, ये ले लिया मैंने 3। समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा समान हो, है ना, संगत भुजा समान हो। ये है तो ये भी इसके संगत से समान होनी चाहिए। तो ABC है और PQ R है। तो त्रिभुज ABC कैसा है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज PQR कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो देखो भाई, इसमें ये बात कही है कि AC बराबर है PR के कितना? 5 सेंटीमीटर। कोण B बराबर है काय के कोण Q के कितना? 90 डिग्री। और BC बराबर है QR के कितना? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये नियम कौन सा और लग रहा है यहाँ बोलो? अरे सर्वांग समता का दूसरा नियम लग रहा है, इसी में कौन सा बताइए? अब एक SAS, इसीलिए इसको कम यूज में लेते हैं, कम प्रयोग में लेते हैं, लेकिन होता है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि दो भुजाएं समान और एक कोण समान हो गया ना, तो RHS के बजाय यहाँ SAS भी लग सकता है। लेकिन समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम क्या कहेंगे? RHS सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। छाप लो, ABC त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज PQR। बात है ना? लिखते जाओ। अच्छा, ये नियम अच्छे से याद होने चाहिए। 6 ये प्रश्नावली 6 नंबर की पूछी जाएगी। देखो, वैसे अभी बोर्ड द्वारा कोई पैटर्न फिक्स नहीं किया गया है, हो जाएगा हम बता देंगे, लेकिन अनुमानित 6 नंबर है। फिक्स अभी रुको, अभी फिक्स मत परेशान हो, बताएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी यार हमने समरूपता के नियम पढ़े। इतने में एक विद्यार्थी बोल रहा, सर ए समरूपता होती है या सर्वांग समता होती है या नहीं? ए मतलब समझना, तो बात समझ में आएगी ये बनेगा या नहीं बनेगा। देखो, ए का मतलब हो गया दो त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण समान है। मैं कहूं चलो, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के हैं और इस त्रिभुज के भी सभी कोण 60 डिग्री के हैं। अरे ऐसा हो सकता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये समरूप त्रिभुज है दोनों। अच्छा देखो, अब अपना नियम लगाओ।
कला समझ ले, कुछ समझा रहे हैं, है ना। हाँ, अब अपना नियम लगाओ। ये त्रिभुज बड़ा है और ये त्रिभुज छोटा है। तो मैंने कल बताया था सर्वांग सम आकृतियों में आकार भी समान होना चाहिए और रूप भी समान होना चाहिए। और एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करें तो एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः, अच्छा इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखें, ढक लेगा? नहीं ढक पाएगा ना, वो छोटा सा है और ये बड़ा है। तो ध्यान रखना, ए सर्वांग समता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्या होती है? समरूपता। इनके रूप जरूर समान है। ये समरूप सर्वांग समबाहु त्रिभुज है और ये भी कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। रूप दोनों कैसे हैं? समान है, लेकिन एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आकारों में एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए ए सर्वांग समता नहीं होती है। ए समरूपता होती है, जिसको समरूपता के नियमों में कल देखेंगे। और अभी और देखो एक और बात, कल ए समरूपता एक नियम पढ़ेंगे और एक नियम पढ़ेंगे हम ए समरूपता। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अभी यार हमने दो त्रिभुजों के, दो कोणों के बारे में बात किया। कितने कोणों के बारे में? दो कोणों के बारे में बात किया, तीन के बारे में बात किया। अब दो से हम समरूप कैसे कर सकते हैं? तो गौर से देखना, दो से कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई त्रिभुज है आपका और मैं कहूं कि मेरा एक कोण 80 डिग्री का है, एक कोण 50 डिग्री का है। ए बोल रहे हैं ना, दो कोण लेंगे। और दूसरा त्रिभुज है जिसका एक कोण 80 डिग्री का है, दूसरा कोण कितने का है? 50 डिग्री का। तो क्या कोई विद्यार्थी बताएगा मुझे कि इसका शेष तीसरा कोण भी बराबर होगा या नहीं? होगा या नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा ये बताइएगा। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 8 और 5 13, 130 के हो गया। तो निश्चित तौर पर ये कोण कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? अच्छा, ये 50 का होगा तो ये भी कितने का होगा? 50 का। तो सर्वांग समता समरूप करते समय हम दो कोणों को समान कर लिया करेंगे। कितने कोणों को? तीसरा तो ऑटोमेटिक समान हो जाता है। ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हमने कहा था ये 50 का था, ये 50 का था, ये तो नहीं कहा था, ये बात नहीं कही थी। तो दो कोण समान होने पर ही समरूप हो जाता है। तो ए समरूपता होती है। अच्छा, ये बात बताने वाली तो हकीकत में कल की थी, लेकिन आपने पूछा कि ए सर्वांग समता होती है या, तब बताया है कल समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। बैठे रहो, जा रहे हो।